नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने देखा था वैदिककालीन धर्म। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वैदिककालीन अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिककालीन अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिककालीन अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिककालीन अर्थव्यवस्था में जो ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। पशुपालन आधारित था, लेकिन द्वितीय व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों था। लेकिन जो पशुपालन था वो मुख्य व्यवसाय था और कृषि द्वितीय व्यवसाय था। पूरी तरह से वो आश्रित जो थे पशुपालन पे थे, साथ साथ कृषि भी करते थे। कृषि में जो मुख्य जो अनाज था वो अनाज जिसको हम यव कहते हैं या सामान्य भाषा में जौ कहा जाता है उसका वो कृषि करते थे। इसके अलावा गाय जो है वो मुद्रा की भांति प्रयोग की जाती थी, मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकतर युद्ध गायों के लिए ही होते थे। मुद्रा की भांति गाय समझी जाती थी। गाय को पिछले वीडियो में बताया गया कि अघन्य कहा गया है, न मारने योग्य कहा गया है। तो जो भी युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। अधिकतर ज्यादातर युद्ध गायों के लिए होते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे भी उन्होंने बताया जौ जो है यव कहा गया उसको। कुछ शब्द प्रयोग किए जाते रहे ऋग्वैदिक काल में, तो उनके नाम भी देख लेते हैं और उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। विनिमय का माध्यम में निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। निष्क जो है वो एक प्रकार का आभूषण था, ठीक है। तो उसका विनिमय के माध्यम प्रयोग होता था, लेकिन सामान्य लेन देन में आमतौर पे वस्तु विनिमय ही प्रचलित था। और यही निष्क जो है बाद में मुद्रा के रूप प्रचलित हो गया है, जो सामान्यतः इस काल में आभूषण था। देखते हैं आगे। इसके अलावा कुछ नाम है, कुछ देखिए। वेकडांट का मतलब सूदखोर, जो धन देता था ब्याज में और अधिकतर ब्याज वसूलता था, सूदखोर कहते थे। लांगल हल को कहते थे। तक्षा बढ़ई। करीश गोबर की खाद, गोबर की खाद को करीश कहा जाता था। इसके अलावा सीता, सीता जो है हल से बनी नालियां, सीता जो है हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है घोड़ा आर्य समाज की अति उपयोगी पशु था। घोड़ा जो आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा अन्य जानवर भी थे। कौन कौन थे? हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और भेड़ बकरी आदि। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख चतुर्थ मंडलम में हुआ है। पता है आपको ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो चतुर्थ मंडल में किसका प्रयोग हुआ है? कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। तो ये जो अर्थव्यवस्था थी हमने पढ़ा ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक कालीन में परिवर्तन मुख्य रूप से यह हुआ कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन में होकर के अब कृषि हो गया, अर्थात पशुपालन से वो हटकर कृषि पर आश्रित हो गए और यह जो अनाज था उसके अलावा अन्य चीजों की भी खेती करने लगे थे। पशुपालन भी होता था, लेकिन पशुपालन व्यवसाय जो था द्वितीय बन गया था, सेकेंडरी बन गया था, और मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। द्वितीय व्यवसाय लिखा भी है, पशुपालन था। इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल की जो मुख्य फसल थी वो यव यानी कि जौ थी। लेकिन इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। इसके अलावा और भी मसूर है और मूंग है, ये सब भी दालें मतलब की खेती की जाती थी, लेकिन जो मुख्य फसल थी वो धान और गेहूं हो गई। इसके अलावा कुछ बर्तन प्रयोग किए जाते थे, ये मृदभांड जिसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो उसमें जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला बर्तन होता था उसको कहा जाता था लाल मृदभांड, मतलब लाल मिट्टी के बर्तन। ये सर्वाधिक प्रयोग किए जाते थे। जबकि युग की विशेषता कौन सी थी? चित्रित धूसर मृदभांड थे। चित्रित धूसर मृदभांड जो थी वो इस युग की विशेषता थी, लेकिन प्रयोग कौन होते थे? वो लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रयोग किए जाते थे। अब देखिए कुछ शब्द इसमें और हैं। गोधूम
गोधूम को गेहूं कहा जाता था, व्रीहि चावल, इनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। यौ अभी मैंने बताया जौ। लोहित अयस्क को तांबा कहते थे, कृष्ण अयस्क लोहा। ध्यान रखिएगा, लोहित अयस्क तांबा है और कृष्ण अयस्क लोहा है। ऋण को कुसीत कहा गया है। ऋण मतलब जो है डेप्ट, जो है कर्ज, उसको कुसीत कहा गया। और ऋण जो देता था उसको यहाँ पर देखिए वेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ है सूदखोर को, लेकिन यहाँ सूदखोर का जो प्रयोग हुआ है वो कुसीदिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कुसीदिन कहा गया है और ये उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी, लेकिन मुद्रा का प्रचलन जो है हो चुका था। लेकिन सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय कारण ये था कि उस समय प्रारंभ से जो प्रथा चली आ रही थी वस्तु विनिमय की, वो अभी भी चल रही थी, लेकिन मुद्रा का प्रचलन साथ साथ हो गया था। मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जो सामान्य लेन देन थे, जो सामान्य व्यापारी थे, वो अब भी वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय ही करते थे। जो अन्य व्यापारी थे, जो बड़े व्यापारी थे, वो मुद्रा का प्रयोग करते थे। अब मुद्रा में देखते हैं, अथर्ववेद में 4 वेद आपने पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। चांदी का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। इसके बाद आपने पढ़ा अभी निष्क। निष्क क्या था? एक आभूषण था। जो ऋग्वैदिक कालीन आभूषण था, इस काल में एक मुद्रा माना जाने लगा। ऋग्वैदिक कालीन जो आभूषण था जिसको निष्क कहते थे, वो इस काल में क्या माने जाने लगे? मुद्रा माने जाने लगा। तो ये वीडियो था वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का, और इसी के साथ वैदिक युग जो आपका था चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बौद्धिक क्रांति हुई है और महाजनपद काल, इन सब में प्रवेश करेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन दबाइए। और प्लेलिस्ट जो है हर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। आपको जो भी वीडियो देखना हो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।